नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में जिस हिसाब के क्वेश्चन आए थे उस हिसाब की स्टैटिक्स तैयार करने के लिए अपन ने एक क्लास ले ली है, जिसके अंदर सूचकांक, काल श्रेणी, सहसंबंध इत्यादि टॉपिक अपने पढ़ लिए। आज की सेकंड नंबर क्लास के अंदर अपन सैम्पलिंग और जो फर्स्ट यूनिट की आपकी थ्योरी है वो अपन हल करेंगे, जिसके अंदर समंकों का संग्रहण, वर्गीकरण, ये सभी टॉपिक है पर उनका चित्र में प्रस्तुतिकरण शामिल होंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, बताओ इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही उत्तर है स, यानी एक सर्वेक्षण से संबंधित सभी इकाइयों का समूह क्या कहलाता है, समग्र कहलाता है। जो दो है समग्र बंटन से प्राप्त सांख्यिकीय माप, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राचल। सर्वेक्षण से संबंधित प्रत्येक इकाई के बारे में सूचना प्राप्त करना यानी संगणना, और चुनी हुई इकाइयों का समूह है उसको कहते हैं अपन प्रतिदर्श। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न को सुमेलित कीजिए, बताओ क्या है इसका सही आंसर। आपके कमेंट के हिसाब से आपने कमेंट किए थे कि और बड़ी क्लास लाओ, तो आज की क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन बढ़ा दिए। तो इसका क्या है सही जवाब, इसका सही ऑप्शन है ब, यानी संपूर्ण समग्र में से कुछ इकाइयां आकस्मिक आधार पर और प्रत्येक इकाई के लिए जाने का समान अवसर है, उसको क्या कहते हैं अपन, देव प्रतिचयन। सहविचार और देव प्रतिचयन दोनों विधियों के सम्मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, स्तृत या मिश्रित प्रतिचयन। प्रथम इकाई का चुनाव देव विधि से और उसके बाद समान दूरी पर इकाइयों का क्रमवार चुनाव है, उसको कहते हैं व्यवस्थित या अर्धदेव प्रतिचयन। और कई स्तरों से होकर प्रतिचयन की संपूर्ण प्रक्रिया उसको कहते हैं समूह या बहुस्तरीय प्रतिचयन, जैसे एनएसएसओ इस विधि को अपनाता है। ये सभी विधियां मैंने थ्योरी में करवा दी है, और ये क्वेश्चन आपके प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से मैंने तैयार की है। ये चारों ही विधियां हैं वो आपके सिलेबस के अंदर दी हुई है, मिश्रित, देव, समूह और व्यवस्थित या अर्धदेव प्रतिचयन। यहाँ पे क्वेश्चन आपका सही हुआ है तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ है तो भी आप इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सत्य कथन छांटिए। इसका सही आंसर क्या है, इसका है ये सभी। जो प्रतिचयन के उद्देश्य से समग्र को जिन इकाइयों में विभाजित किया जाता है उनको कहते हैं प्रतिदर्श। एक ऐसी सूची जिसमें से प्रतिशत इकाइयों का चुनाव करना है उसे कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम। समग्र बंटन से प्राप्त सांख्यिकीय माप को कहते हैं पैरामीटर, और प्राचल और प्रतिदर्श के अंतर को कहते हैं सैंपलिंग एरर। तो इसकी थ्योरी को आप याद कर लेना। ये भी जो पैरामीटर है, सैंपलिंग फ्रेम है, सैंपलिंग यूनिट है, ये सब आपके सिलेबस के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देव प्रतिचयन विधि का गुण नहीं है, बताओ इसका सही जवाब। आराम से सोच समझ कर इसका आंसर दो। तो क्या है इसका सही जवाब, इसका सही है ऑप्शन स। इसमें पूछा है देव प्रतिचयन विधि का गुण नहीं है, गुण पूछे। तो देखो पहला ऑप्शन है प्रत्येक इकाई के लिए जाने का बराबर अवसर रहता है, यही तो देव प्रतिचयन विधि की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि इसमें चयन देव आधार पर किया जाता है। यदि समग्र में एक रूपता का अभाव हो तो यह ज्यादा उपयोगी है, ये बात गलत है। एक रूपता का अभाव नहीं, एक रूपता होनी चाहिए या समरूपता होनी चाहिए, तभी देव प्रतिचयन है ज्यादा उपयोगी है। तो अनुसंधानकर्ता अपने विवेक से इकाइयों का चयन कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर है जो इकाइयों का चयन है वो देव आधार पर या फिर अपन कह सकते हैं संयोग से आकस्मिक आधार पर चयन होता है, नहीं कि अनुसंधानकर्ता अपने विवेक से कर सकता है। यदि अनुसंधानकर्ता अपने विवेक से इकाइयों का चयन करेगा तो फिर इसकी देव प्रतिचयन विधि के गुण है वो खत्म हो जाएंगे। अब देखो इसमें सम्य, धर्म, श्रम और धन का अपेक्षाकृत कम व्यय होता है, तो यह भी इसका गुण है। तो 1 और 4 इसकी क्या है, गुण है, और 2 और 3 नहीं है, क्योंकि यहां पर पूछे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न को सुमेलित कीजिए, क्या इसका सही आंसर,
इसका सही आंसर है ऑप्शन है। यानी समग्र को पहले कुछ वर्गों या स्तरों में बांटना, फिर वर्गों से देव प्रतिचयन की कुछ इकाइयों का चयन। ये कौन सी है? स्तृत या मिश्रित प्रतिचयन। संपूर्ण समग्र को कई स्तरों या वर्गों में बांटना, फिर इकाइयों में विभाजन और उप इकाइयों का चयन, यानी समूह या बहुस्तरीय। इन दोनों में देखना आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन आराम से देखो, तभी मैंने इनको आसपास लिखा है। जो स्तरित प्रतिचयन है इसमें कुछ वर्गों या स्तरों में बांटना, बल्कि समूह या बहुस्तरीय प्रतिचयन है इसमें कई स्तरों या वर्गों में बांटना। जैसे मैं दोनों का उदाहरण देता हूं। यदि एक कॉलेज में जो कॉलेज है उसकी समस्याओं का अध्ययन करना है, तो वहां पर क्या होगी, कॉलेज के अंदर शिक्षक, विद्यार्थी, कॉलेज का स्टाफ इस हिसाब से होंगे। तो स्टाफ को अलग, शिक्षकों को अलग और छात्रों को अलग बांट लिया, तो उनकी फिर समस्याएं सुनेंगे। वो तो कौन सी होगी? ये स्तरित या मिश्रित प्रतिचयन। यदि संपूर्ण समग्र को कई स्तरों या वर्गों में बांटना, फिर इकाइयों उप विभाजन, उप इकाइयों का चयन। जैसे एनएसएसओ सर्वे करता है, पहले वह जो राज्य है उनमें से कुछ राज्य चुनेगा, राज्य में से कुछ जिले चुनेगा, जिलों में से कुछ तहसील, तहसीलों में से कुछ गांव, वहां से कुछ वार्ड और वहां से कुछ घर चुनेगा। इस हिसाब का है जो है समूह या बहुस्तरीय प्रतिचयन, यानी संपूर्ण समग्र को कई स्तरीय वर्गों में बांटना, फिर इकाइयों का विभाजन और फिर उप इकाइयों का चयन। तो दोनों विधियां समझ में आ गई होगी। फिर देखो, लॉटरी, ढोल घुमाकर और देव संज्ञाओं की सारणियां, ये सभी क्या है? देव प्रतिचयन है। अनियमित, आकस्मिक या अवसरवादी प्रतिचयन है, इसको अपन कह सकते हैं सुविधा अनुसार प्रतिचयन। जैसे 2 क्लासों की तुलना करनी हो और शिक्षक है 5-5 स्टूडेंट उठा के ले आएगा दोनों क्लासों से, तो उसने सुविधा अनुसार प्रतिचयन कर लिए, अपनी इच्छा से प्रतिचयन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन है, थोड़ा आपको नया जरूर लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको मिलानी है। बताओ इसका क्या है सही आंसर? पहले आपको कथन दिए है, फिर दिए कारण, इनको पढ़ना है और बताना है कि कौन सी सही है। तो देखो, आंकड़ों का सारणीय प्रदर्शन की तुलना में चित्रमय प्रदर्शन अधिक सरल, स्पष्ट और आकर्षक होते हैं। ये बात क्या है? सही है। चित्रमय प्रदर्शन है सामान्य लोगों के लिए भी आसान होता है। तो हाँ, चित्रमय प्रदर्शन सामान्य लोगों के लिए भी आसान होता है। जैसे डायग्राम बना दिया, यहाँ पर सीधे ऐसे बताएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था इतने करोड़ है, अमेरिका की इतने करोड़ है, समझ में नहीं आएगा। यदि मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया कि ये अमेरिका की है और ये भारत की है, तो सबकी समझ में आ जाएगा कि भारत की है, अमेरिका की आधी है, इतनी है, इस हिसाब से। तो चित्रमय प्रदर्शन सामान्य लोगों के लिए भी आसान होता है। बातें दोनों सही है। अब देखो, ये दोनों ऑप्शन कट है, 2 बच्चे, क और ख दोनों सही है, परंतु ख क की सही व्याख्या नहीं है। अब देखो, जो कारण कथन दे दिया और इसका कारण दे दिया कि चित्रमय प्रदर्शन सामान्य लोगों में भी आसान है, इसलिए सारणीय प्रदर्शन की तुलना में चित्रमय प्रदर्शन अधिक सरल, स्पष्ट और आकर्षक होते हैं। तो इसकी सही व्याख्या है, इसमें दिया नहीं है, तो ये भी गलत हो गया और इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या इसका सही आंसर? इसको सही आंसर है ब। सारणी के 36 खानों को स्तंभ, गलत है। 36 खानों को क्या कहते हैं? पंक्ति, यानी 36 यानी इस हिसाब से, ये तो होती है पंक्ति। और उद्दग्र खानों को, यानी ये खड़ी वाली, ये उद्दग्र खाने हो गए, इनको क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। बल्कि यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो ये तो बात होगी गलत। सारणी स्तंभ तथा पंक्तियों में विभक्त होती है। हाँ भाई, बिल्कुल होती है, इसी हिसाब से तो सारणियां बनती है। तो क्या सही हो गया? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन में कौन सा कूट एक विमा वाले चित्र का प्रतिनिधित्व करता है? सही ऑप्शन चुनो। तो क्या हो गया इसका सही आंसर? ऑप्शन है 1, 2 और 5। जो वर्ग चित्र है वो द्विविमा चित्र है, इसमें पाई चित्र, वर्ग चित्र, ये सभी क्या आ जाते हैं? द्विविमा चित्र में। और जो रेखात चित्र, द्विदिशा दंड चित्र, बहुदंड चित्र, अंतर्विभक्त दंड चित्र, ये सभी एक विमा द्विचित्र है। तो इसका 1, 2, 4 और 5 हो जाएगा। ये 3 है, ये एक विमा चित्र नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांख्यिकी के जन्मदाता है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, याद होना चाहिए।
परीक्षा में आ भी सकता है, सॉरी। तो क्या है इसका सही जवाब? गॉटफ्राइड एकेनवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए, बताओ इसका सही जवाब। इसका सही ऑप्शन है ब, यानी आयु पिरामिड है वो कौन सी है? एक विमा चित्र। आयत चित्र है वो कौन से होते हैं? द्विविमा। वर्ग, वृत्त और आयत ये तीनों द्विविमा चित्र। चित्रलेख है वो क्या है? त्रिविमा चित्र। और आवर्ती आयत चित्र है उनको अपन कह सकते हैं ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की कौन सी विधि नहीं है? वन लाइनर क्वेश्चन है, जीओ में सही होना चाहिए आपका। तो इसका हो गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की व्यक्तिगत अनुसंधान है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है, संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, ये सभी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है ये क्या है? आंकड़ों की प्राथमिक विधि नहीं है बल्कि ये द्वितीयक आंकड़े है, प्रकाशित स्रोतों से लिए जाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है इसका सही आंसर? यहाँ पे दो आपको कथन दिए हुए हैं, दोनों में बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका केवल वो उत्तर है एक, क्योंकि सांख्यिकी अनुसंधान के लिए किसी अनुसंधानकर्ता या एजेंसी द्वारा प्रथम बार एकत्रीकरण आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, बिल्कुल सही है। और केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय नमूना संगठन एनएसओ द्वारा संकलित आंकड़ा द्वितीयक आंकड़ों का उदाहरण है। एनएसओ है वो हमेशा प्रथम आंकड़े ही संकलित करता है सर्वे करवाकर, तो ये बात गलत है, ये द्वितीयक आंकड़ों का नहीं, वो भी प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है, इसलिए केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्वितीयक आंकड़ों के अप्रकाशित स्रोत का कौन सा उदाहरण नहीं है? ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा ऑप्शन द, यानी यहाँ पे पूछा है अप्रकाशित स्रोत। जनसंख्या के आंकड़े वो हमेशा प्रकाशित होते हैं, विश्व बैंक है वो भी आंकड़े अपनी प्रकाशित करती है रिपोर्ट, और आयोगों की रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के शोध पत्र है पीएचडी करने वाले वो बहुत कम प्रकाशित होते हैं, तो विश्वविद्यालय के शोध पत्र है वो अप्रकाशित स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परीक्षा में ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ सत्य असत्य वाला आराम से पढ़ लेना, कई बार होता है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है और अपन है पढ़ लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। हाँ, तो इसका क्या होगा सही आंसर? इसका हो जाएगा वर्ग चित्र द्वारा मध्यों के मूल्य में कम अंतर को प्रदर्शित किया जाता है। ये कम अंतर को नहीं, जब बहुत ज़्यादा अंतर हो तो उस टाइम अपन जो वर्ग चित्र है उनको प्रदर्शित करते हैं, जैसे एक ये इतना वर्ग, क्योंकि इसमें क्या है स्क्वायर काम में ली जाती है। तो अपने जैसे मान लो कि 64 है और 4 है, इनका अंतर प्रदर्शित करना है, तो 64 वाले में क्या है 64 8 का स्क्वायर है तो ये 8 8 इंटू 8 वाला वर्ग बन जाएगा, और 4 है तो 4 में 2/2 का बन जाएगा। तो देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा इस हिसाब के। तो जो कम अंतर को प्रदर्शित नहीं, जब बहुत ज़्यादा अंतर हो तब तो क्या किया जाता है? वर्ग चित्र काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मैंने थोड़ा सा लिखा नहीं है, इसमें आपको ये बताना है सही कौन से है ना, सही कथन बताने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन द, ये सभी सही है। प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों की प्रकृति एक ही होती है। हाँ, आंकड़े अलग अलग जरूर है लेकिन इनकी प्रकृति एक ही होती है। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं अपने प्रयोग के लिए एकत्रित आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। जब पहली बार ये आंकड़ा एकत्रित किया जाता है और काम में लिया जाता है तो प्राथमिक आंकड़ा है।
अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले से उपयोग किए हुए आंकड़ों को दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयोग में द्वितीयक आंकड़ा कहता है। हर प्राथमिक आंकड़ा दूसरी बार प्रयोग में आने पर द्वितीयक आंकड़ा हो जाता है। ये मैंने जो थ्योरी वाली आपको क्लास बताई है उसमें सब चीज़ें बता रखी है। यदि यहाँ से आपकी समझ में नहीं आई है तो वो थ्योरी वाली क्लासें जरूर देख लेना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी वही है, इसमें यही बताना है कि सही कौन से है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 1 व 2। प्राथमिक आंकड़ों का संगठन अनुसंधान की प्रकृति, उद्देश्य, क्षेत्र, समय और साधन पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। द्वितीयक आंकड़ों उपयोग करते समय आंकड़ों की विश्वसनीयता, उपयुक्तता एवं पर्याप्तता आदि की जांच कर लेनी चाहिए। हर बार यदि अपन द्वितीय आंकड़े का प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी उपयुक्तता वो, क्योंकि अलग अलग आंकड़े अलग अलग उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं, तो अपना सेम उद्देश्य मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किस हिसाब से वो एकत्रित किए गए, इनके बारे में जांच कर लेनी चाहिए हमेशा। और प्रश्नावली द्वारा आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए सर्वेक्षण करते समय प्रश्नों की संख्या यथासंभव अधिक, जी नहीं, प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रश्नावली क्या होती है? डाक के द्वारा भेजी जाती है। यदि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन है शामिल कर लिए तो जो प्रश्नावली का जवाब भेजने वाला है वो क्या कर लेगा? आलस पैदा कर लेगा, या फिर उसके पास उतना समय नहीं होगा। तो यदि प्रश्नावली में जितने कम संभव प्रश्न होंगे उतना ही जल्दी ज़्यादा अपने पास है वापिस प्रत्युत्तर प्राप्त होने के चांस रहेंगे। यदि बहुत ज़्यादा प्रश्न अपने शामिल कर लिए तो है उसका जवाब आने की बहुत कम संभावना रहेगी। तो ये तीसरा कथन गलत है, इसलिए अपना ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राथमिक आंकड़ों में परिशुद्धता, एकरूपता तथा मौलिकता आदि गुण पाए जाते हैं और अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़ा प्राथमिक आंकड़ा होता है। ये कथन और कारण दे दिए और इनमें आपको सही जवाब देना है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले ही कर चुके हैं। तो इसका क्या होगा? क और क दोनों सही है और तथा ख क की सही व्याख्या करते हैं। देखो, प्राथमिक आंकड़ों में परिशुद्धता, एकरूपता, मौलिकता आदि गुण पाए जाते हैं क्योंकि किसी प्राथमिक आंकड़े अपने अनुसंधान के लिए एकत्रित किए जाते हैं। तो जब अपने अनुसंधान के लिए एकत्रित किए जाते हैं तो उसमें वह शुद्धता भी रखेगा और मौलिकता, ये सभी गुण होते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़ा है प्राथमिक आंकड़ा होता है। यह भी बात सही है। अब देखो, इसने कहा कि प्राथमिक आंकड़ों में शुद्धता, एकरूपता, मौलिकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि अनुसंधानकर्ता है स्वयं ही डाटा है वो एकत्रित करता है, तो वो अपने उद्देश्य के हिसाब से एकत्रित कर लेता है, इसलिए दोनों सही भी है। और जो इसका ख है वो कहे कि सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट देखो, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन दे रखा है व्यक्ति के शरीर के रक्त की जांच केवल नमूनाकरण विधि द्वारा ही संभव है, और कारण है शरीर के रक्त की जांच अगर संगणना विधि द्वारा की जाए तो व्यक्ति का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। क्या इसका सही जवाब? इसका भी वह है। व्यक्ति के शरीर के रक्त की जांच, ये मैं बहुत बार थ्योरी में बता चुका हूँ, केवल नमूनाकरण विधि द्वारा ही संभव है। क्योंकि अपन ने प्रैक्टिकल रूप में भी देख के अपने खून की जांच करते हैं तो केवल थोड़ा सा ब्लड देकर जांच कर लेते हैं। यदि अपने पूरे ब्लड निकाल लेंगे तो क्या होगा? रक्त की जांच अगर संगणना विधि द्वारा की जाए तो व्यक्ति का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, ये व्यक्ति मर जाएगा। तो क और ख दोनों सही भी है और ख की सही व्याख्या भी करता है। केवल नमूनाकरण विधि क्यों संभव है? क्योंकि यदि पूरा की अपन जांच करेंगे तो वो व्यक्ति मर जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नमूनाकरण का कौन सा दोष नहीं है? कई बार क्वेश्चन देखने में आसान लगता है फिर भी अपन गलती कर देते हैं। तो बताओ इसका क्या होगा? इसमें सही जवाब है मितव्ययता। इसमें पूछा कौन सा दोष नहीं है, यानी बाकी दोष है केवल ये नहीं है, तो मितव्ययता तो क्या है? गुण हो गया। मितव्ययता दोष हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये हो जाएगा। कम शुद्धता, अनुपयुक्तता, भ्रमात्मक परिणाम, ये सभी दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से नमूनाकरण का कौन सा तत्व नहीं है? ये आपको तत्व बताना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, विजातीयता। यानी नमूनाकरण का तत्व पूछे तो नमूनाकरण में क्या नहीं होनी चाहिए? विजातीय नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए एक रूपता, या फिर अपन कह सकते हैं सहजातीयता। तभी नमूनाकरण संभव है जब समूहों में डाटा में एक रूपता है, समरूपता है। यदि विजातीय है तब नमूनाकरण है वो उपयोगी नहीं रहता, संभव भी नहीं है। तो पूर्ण प्रतिनिधित्व होना चाहिए, पर्याप्तता है, स्वतंत्रता, ये सभी गुण है, लेकिन विजातीयता इसका तत्व नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। आराम से करो आप, सुमेलित, टाइम है, बाद में हल कराता हूँ। तो इसका सही ऑप्शन है अपना द। देखो द क्यों है, नमूनाकरण की आवश्यकता क्यों है, नाशवान आंकड़े, जैसे अपन ने अभी रक्त वाला देखा, यदि नाशवान आंकड़े है तब अपन केवल नमूनाकरण विधि काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर देखो नमूनाकरण की विधि है, उसमें क्या है, रैंडम नमूनाकरण। इसमें से ऑप्शन है इनमें केवल ये रैंडम नमूनाकरण है या फिर अपन देव प्रतिचयन करते हैं, यही क्या है नमूनाकरण की विधि है। फिर देखो प्राथमिक आंकड़ा, प्राथमिक आंकड़ा है वो हमेशा NSSO जो कह में आपको दे रखा है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यही इकट्ठा करता है। और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है, इसमें हमेशा क्या करता है, तीसरा पक्ष, यानी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान मैंने थ्योरी में बताया था क्या होता है कि कोई आदमी जाता है और वह डायरेक्ट आदमियों से पूछने के बजाय किसी तीसरे पक्ष से, जैसे हॉस्पिटल जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में अपने को जानकारी लेनी है। अब नवजात बच्चों से तो अपन पूछ नहीं सकते, अपन कहाँ से पूछेंगे, या तो उनके घर वालों से या हॉस्पिटल में जो भी नर्स डॉक्टर है उनसे पूछेंगे। तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, द, यानी सरल दंड चित्र है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, केवल एक चर मूल्य, ठीक है। बहुदंड चित्र है, उसको 2 या 2 से अधिक चर मूल्य। पाई चित्र है, पाई चित्र को याद कर लेना, पाई चित्र का जो सवाल है परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। पाई चित्र है कुल योग तथा उसके उप विभागों का तुलनात्मक अध्ययन, यहाँ पे याद रखना ये उप विभाग, यदि उप विभागों का तुलनात्मक अध्ययन करना है तो वहां पर पाई चित्र। नेक्स्ट देखो उप विभाजित दंड चित्र है, उसका कुल योग तथा उसके विभागों का प्रदर्शन। देखो यहाँ पर उसके विभागों का और उसमें उप विभागों का तुलनात्मक अध्ययन, यही सरल दंड चित्र और उप विभाजित दंड चित्र के अंतर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। कैसे जवाब, ऑप्शन स, जैसे देखो रेखा चित्र है, पद मूल्यों की संख्या अधिक है। फिर सरल दंड चित्र है, पद मूल्यों की संख्या कम है। उप विभाजित दंड चित्र कुल योग तथा उसके विभाग, वो बहुदंड चित्र है, 2 या 2 से अधिक संबंधित आंकड़ों की तुलना। नेक्स्ट देखो, इनको सुमेलित करना है, बताओ क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब, यानी अप्रत्यक्ष आंकड़ों का एकत्रीकरण है वो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान से और द्वितीयक आंकड़ों का प्रकाशित स्रोत से। सरल रैंडम नमूनाकरण है उसको अपन कह सकते हैं लॉटरी विधि, पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। और गैर रैंडम नमूनाकरण है वो कौन सी, कोट्टा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये प्रश्न सही होना चाहिए क्योंकि अपन पहले भी आधा क्वेश्चन ये पहले हल कर चुके हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन द, यानी सारणी का क्षैतिज भाग, इसको अपन क्या कहेंगे, पंक्ति, और लंबवत भाग को क्या कहेंगे, स्तंभ। सारणी का उद्देश्य यानी स्थान की बचत करना, और सारणियन का भाग क्या है, टिप्पणी। तो ये हो गए 25 क्वेश्चन। आज के क्वेश्चनों का लेवल कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो उपयोगी लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरी बहुत सारे वॉच टाइम है वो अनसब्सक्राइब जो है वहाँ से आता है। और बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।